हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 3। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पर बात कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने स्टडी वहाँ पे किया है और उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 पर, और चैप्टर 3 का नाम है लोकतंत्र और विविधता। अब देखिए, चैप्टर के नाम पर हमको बढ़िया तरीके से विचार विमर्श करने चाहिए, बढ़िया तरीके से उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर होता है और उस चैप्टर का जो नाम होता है उसी नाम के अंतर्गत, उसी नाम में चैप्टर की पूरी स्टोरी को इंडिकेट कर दिया जाता है। तो अब आप सोचिए, यदि किसी चैप्टर की स्टोरी को एक वर्ड में इंडिकेट किया जा रहा है तो उस वर्ड को हमको समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है वर्ड को समझना, और किस तरीके से समझना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से डीप स्टडी के साथ वर्ड को समझना चाहिए, चैप्टर के नाम को। तो चलिए अब हम बात करते हैं लोकतंत्र पर। डीप स्टडी के साथ हम इन दोनों के अर्थों को समझेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो आप कंटिन्यू रहिए। देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोगों का तंत्र इतना सभी जानते हैं, ये मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन कैसा तंत्र ये बहुत कम लोग जानते हैं। कैसा तंत्र, लोगों का कैसा तंत्र ये बहुत कम जानते हैं। तंत्र का मतलब प्रणाली, अंग्रेजी में बात हम करें तो सिस्टम। कैसा सिस्टम लोगों का, जिसको लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ पे जो तंत्र का अर्थ है, यहाँ पे लोगों के तंत्र यानी लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। यहाँ पे जो तंत्र का अर्थ है वो है शासन की विशिष्ट प्रणाली, शासन का विशिष्ट सिस्टम, शासन का बढ़िया सिस्टम, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। लोगों के शासन की विशिष्ट प्रणाली को ही लोकतंत्र कहा जाता है। ये बिल्कुल लोकतंत्र का एग्जैक्ट अर्थ है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करने वाले हैं विविधता पर। देखिए, विविधता का मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें। अब इतना सभी लोग जानते हैं, ये मुझे भी पता है, लेकिन किस तरह की अलग अलग तरह की चीज़ों का होना। यदि अलग अलग तरह की चीज़ों का होना ही लोग विविधता है, तो असमानता क्या है। असमानता क्या है, असमानता भी तो अलग अलग तरह की चीज़ों का होना है। जो समान ना हो, जो समान नहीं होगी वो अलग अलग होगी। तो इस तरीके से तो असमानता और विविधता में आप डिफरेंस नहीं कर सकते हो। असमानता और विविधता में डिफरेंस करने के लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। चलिए डीप स्टडी के साथ समझते हैं विविधता का अर्थ क्या है, ताकि हम असमानता और विविधता में डिफरेंस कर सकें। देखिए, विविधता मतलब अलग अलग तरह की चीज़ों का होना। कैसी अलग अलग तरह की चीज़ों का होना, एग्जैक्ट इसका वर्ड जान लो, एग्जैक्ट इसका अर्थ जान लो। कहने का मतलब ये है कि वो भिन्नताएं, वो अलग अलग तरह की चीज़ें जो संसाधन और अवसर होने के बावजूद भी बनी रहती हों, संसाधन और अवसर होने के बावजूद भी बनी रहती हैं, उन्हीं भिन्नताओं को कहा जाता है विविधता। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं, भारत को विविधताओं से परिपूर्ण वाला देश कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के अंतर्गत संसाधन होने के बावजूद भी, अवसर होने के बावजूद भी वहाँ पे अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। वहाँ पे अलग अलग तरह की संस्कृति को अपनाने वाले लोग रहते हैं। वहाँ पे अलग अलग तरह की भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो मतलब संसाधन और अवसर होने के बावजूद भी अलग अलग तरह की भिन्नताएं बनी रहती हैं, तो उन्हीं भिन्नताओं को कहा जाता है विविधता। ये बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ है। अब हम बात करते हैं असमानता पर। असमानता मतलब जो चीज़ें समान न हो, जो चीज़ें समान न हो, बराबर न हो, यानी अलग अलग हो, और संसाधन भी नहीं है, अवसर भी नहीं है, उसके बाद भी जो भिन्नताएं बनी रहती हैं, उन्हीं भिन्नताओं को कहा जाता है असमानता, ठीक है। अब आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। अब एक एक वर्ड, और हम इसका देखिए वर्ड से बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो एक एक वर्ड हम जोड़ देते हैं जिनसे आप बहुत कुछ समझने वाले हो। विविधता को आप अनेकता भी बोल सकते हो, ठीक है। विविधता मतलब अनेकता, विविधता मतलब अनेकता, और असमानता मतलब गैर बराबरी, ठीक है। असमानता मतलब गैर बराबरी। तो ये इनका एक एक वर्ड आप जोड़ सकते हो, बढ़िया तरीके से समझने वाला। आशा करता हूँ कि विविधता, लोकतंत्र और असमानता के बारे में आप बढ़िया तरीके से समझ चुके हो। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में देखिए, हम इसकी जो कहानी है, प्रत्येक चैप्टर की हमने स्टोरी एक एग्जाम्पल के माध्यम से की है, तो इसी में भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से चैप्टर की कहानी को समझने वाले हैं। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे मैक्सिको ओलंपिक की कहानी का।
तो इस कहानी को ही समझ लेते हैं, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। हालांकि इसमें कुछ खास है नहीं, तो इसको हम थोड़ी जल्दी से कवर कराएंगे कहानी को। देखिए, इस कहानी में नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की जाती है, दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की जाती है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ लोग, अमेरिका के श्वेत लोग, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अलग तरह की संस्कृति अपना कर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, विश्व का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1968 में मैक्सिको में 200 मीटर की दौड़ हुई थी। उस दौड़ के विजेता रहे थे 3, उनमें से एक था टॉमी स्मिथ, एक था जॉन कार्लोस और एक था नार्मन। नार्मन के बारे में हम थोड़ी आगे चलकर बात करेंगे। तो टॉमी स्मिथ और जो जॉन कार्लोस थे, ये थे एफ्रो अमेरिकी। अब एफ्रो अमेरिकी मतलब श्वेत अमेरिकी। अब एफ्रो अमेरिकी, श्वेत अमेरिकी में भी डिफरेंस है। देखिए, श्वेत अमेरिकी जो अमेरिका के अंतर्गत सभी जो लोग श्वेत हैं उन्हीं को ही श्वेत अमेरिकी कहते हैं। उन श्वेत अमेरिकों में कुछ एफ्रो अमेरिकी हैं। श्वेत अमेरिकी नागरिकों में कुछ एफ्रो अमेरिकी हैं। और एफ्रो अमेरिकी कौन थे? जो 17वीं सदी से 19वीं सदी के बीच जो अफ्रीका से गुलाम के रूप में अमेरिका लाए गए थे, उन लोगों की जो वंशज थी, उसी वंशज को कहा जाता है एफ्रो अमेरिकी। देखिए, एक बार फिर बता देता हूँ, 17वीं और 19वीं सदी के बीच में जो अफ्रीका से जो लोग गुलाम के रूप में अमेरिका लाए गए और अमेरिका में जब उन्होंने गुलाम के रूप में कार्य किया तो उनकी वहाँ पे वंशज यानी संतान पैदा होने लगी। जो वो संतान उनकी हुई, उसी संतान को कहा जाता है एफ्रो अफ्रीकी। तो ये दोनों कौन थे? एफ्रो अफ्रीकी थे, ठीक है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। अब देखिए, दोनों श्वेत भी थे। टॉमी स्मिथ को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, जॉन कार्लोस को काइंस पदक से सम्मानित किया गया था। और इसके बाद यदि हम बात करें तो इन दोनों ने, देखिए, लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की विश्व स्तर पर। जब ये ओलंपिक खेल होता है तो विश्व स्तर पर लोगों का ध्यान, विश्व का ध्यान खींचने के लिए अपनी ओर इन्होंने कुछ अलग तरह की संस्कृति अपनाई। उस संस्कृति को हम समझते हैं क्या है। देखिए, टॉमी स्मिथ ने क्या किया, जब वो पदक लेने गया, यानी जब उसका सम्मानित का टाइम आया, सम्मानित करने का, तो उस टाइम जब वो स्टेज पर जाता है, काला मफलर जैसा परिधान पहनकर अपने गले में जाता है। परिधान मतलब कपड़ा, पोशाक, वस्त्र, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो जो कि उनका आत्मगौरव का प्रतीक था। और जो जॉन कार्लोस थे, वो अपने गले में काले मनकों की एक माला पहनकर जाता था, जो वहाँ मारे गए श्वेत लोगों की याद का प्रतीक था। तो अब देखिए, इन जो दोनों का समर्थन कर रहे थे वो थे पीटर नार्मन, जिसको तीसरा पदक से सम्मानित किया गया था, वो था रजत पदक, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के थे, गोरे थे, श्वेत भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इसने इनका समर्थन किया और जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर ये स्टेज पर जाते हैं। तो इस तरह की ये तीनों अलग अलग तरह की संस्कृति अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका के श्वेत लोग गरीब हैं, उनके साथ अत्याचार होते हैं। इस तरह की ये संस्कृति को अपनाकर वो ये सब ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिजल्ट क्या निकलता है। रिजल्ट ये निकलता है कि इस तरह की संस्कृति अपनाने के बाद उनको पदकों से सम्मानित नहीं किया जाता है, उनसे पदक वापस छीन लिए जाते हैं, वापस ले लिए जाते हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ था, उसका मानना था कि इन्होंने अमेरिका के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है, इसलिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा में क्या क्या, इनके सम्मान, इनके जो पदक थे वो वापस ले लिए गए और इनको गलत साबित किया गया था। तो लेकिन इनका जो उद्देश्य था, उनको इस पे जो इनसे सम्मान वापस ले लिया गया उनसे, उसका इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इनका उद्देश्य था केवल इतना कि विश्व स्तर पर, विश्व मंच पर हम अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व के ध्यान को अमेरिका के अंतर्गत हो रहे अत्याचार के प्रति खींच सके, और ऐसा करने में इनको सफलता भी मिली, ठीक है। तो जो इनका मकसद था वो इन्होंने पूरा किया। अब देखिए, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में इन लोगों ने सफलता पा ली। सफलता इन लोगों को मिल गई। सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंतर्गत है। इसमें इन दोनों की मूर्ति हुई, इन दोनों की जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ की मूर्ति अभी भी है इस यूनिवर्सिटी में।
तो क्या होता है, 2006 में पीटर नॉर्मन की मौत हो जाती है और उसकी अर्थी को कंधा देने वाले टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस भी थे। अब हम बात करते हैं अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की। ठीक है, तो कहानी आप समझ चुके हो। अब इस कहानी में जो महत्वपूर्ण वर्ड हैं वो हम बताते हैं। देखिए, एक और फैक्ट है कि एक चित्र में ये दिखाए गए हैं, ऊपर मुट्ठी ताने हुए और सर नीचे झुकाए हुए और हाथों में दस्ताने पहने हुए ब्लैक रंग के। ठीक है, तो इस तरीके से ये चित्र में दिखाए जाते हैं, जो वहाँ की गरीबी को, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की बात यदि हम करें तो 1954 से ये उभरता है, 1968 तक ये चलता है। नागरिक अधिकार आंदोलन सुधार और घटनाओं का एक सिलसिला चला था और वही सुधार और घटनाओं का सिलसिला आगे चलकर आंदोलन का रूप ले लेता है और अफ्रो अफ्रीकी लोगों के विरुद्ध नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना उस आंदोलन का उद्देश्य रहता है। समझ गए? मतलब अमेरिका में हो रहे नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था, उस भेदभाव को मिटाना ही उस आंदोलन का उद्देश्य बन गया। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का रूप अहिंसक था। अहिंसक मतलब क्या है? बहुत अहिंसक मतलब जिसमें हिंसा ना हो। ठीक है, हिंसा ना हो, किसी की जान माल की हानि ना हो, किसी की मृत्यु ना हो। ठीक है, तो उसको मतलब हिंसा नहीं करना अहिंसक था। सफल हुए इस तरीके से। अब हम बात करते हैं अश्वेत शक्ति आंदोलन अमेरिका में। अश्वेत शक्ति आंदोलन, देखिए अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरता है और 1975 तक चलता है। नस्लवाद को लेकर इसका रवैया ज़्यादा उग्र था। ठीक है, ज़्यादा उग्र था। नस्लवाद को लेकर इसका जो रवैया था वो ज़्यादा उग्र था। इसका मानना था कि यदि नस्लवाद को मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाए तो वो भी गलत नहीं है। यानी ये नस्लवाद को मिटाने के लिए हिंसा के लिए भी तैयार था। ठीक है, जो अश्वेत शक्ति आंदोलन था नस्लवाद को मिटाने के लिए हिंसा के लिए भी तैयार था। तो अब देखिए, हम उसकी जो कहानी है वो समझ चुके हैं, अमेरिका की क्या हालात थे उस टाइम। अब बात करते हैं हम समानता, असमानता और विभाजन। असमानता को मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ, विविधता को भी बता चुका हूँ। विभाजन मतलब बंटवारे, किसी भी चीज़ का दो भागों में बढ़ जाना या अधिक भागों में बढ़ जाना विभाजन कहलाता है। समानता यानी बराबरी का होना समानता कहलाता है। ठीक है, समानता ये सब चीज़ आप जानते हो। विविधता मतलब अनेकता, ये सब मैं ऊपर बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ये सब में देखिए भाषा, क्षेत्र, रहन सहन, खान पीन, ये सब ऊपर बता चुका हूँ मैं। असमानता, गैर बराबरी, ये मैंने पहले ही ऊपर बता दी क्योंकि इनको समझने की ज़रूरत ही पहले थी, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। संसाधन और अवसर के बावजूद भी जो भिन्नताएँ बनी रहती हैं, उन्हीं भिन्नताओं को विविधता कहा जाता है। और जो इनके मौजूद न होने के बाद बनी रहती हैं उनको असमानता कहा जाता है। ये सब ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, ये मैंने वहाँ पे बताने की ज़रूरत थी तो मैंने वहाँ पे बताया है। बुक के अनुसार यहाँ पे आते हैं तो हमें बुक से नहीं लेना है, जो चीज़ पहले पढ़नी थी वो हमने बता दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है? देखिए, सामाजिक इसके कई कारण हम बता सकते हैं। नंबर 1, जन्म पर आधारित। नंबर 1, जन्म पर आधारित। जन्म पर आधारित हम पूर्ण रूप से समझें, पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते कि जन्म पे आधारित ही भेदभाव, सामाजिक भेदभाव पैदा होता है। कुछ हद तक जन्म पर आधारित सामाजिक भेदभाव पैदा होता है, हो भी सकता है, हुआ भी है इतिहास में कई बार। अब देखिए, जन्म पर आधारित कैसे होता है। मान लीजिए हमने जन्म लिया और जिस समुदाय में हम जन्म लेते हैं उसी समुदाय को हम मानने लगते हैं। उसके बाद किसी एक व्यक्ति ने जन्म लिया है मुस्लिम धर्म में, वो खुद को मुस्लिम मान रहा है। एक ने लिया हिंदू धर्म में, वो खुद को हिंदू मान रहा है। एक ने लिया ईसाई में, वो खुद को ईसाई मान रहा है। तो इससे क्या हुआ, जन्म ले रहे हैं और वो धीरे धीरे बड़े होते गए वो एक दूसरे से, अब समुदाय मान लीजिए हिंदू मुस्लिम कोई भी समुदाय उभरने लगा तो सामाजिक बंटवारा होने लगा। हो गया ना सामाजिक बंटवारा। एक व्यक्ति जन्म ले रहा है, एक समाज में ले रहा है, उस समाज में जिसमें जन्म ले रहा है आगे चलकर वो ही समाज बंट रहा है भागों में, यानी सामाजिक विभाजन हो गया। सामाजिक विभाजन हो गया तो अपने अपने हितों की पूर्ति करने के लिए इनको क्या करना पड़ जाता है, इनको एक दूसरे के प्रति गलत नीति अपनानी पड़ जाती है। उन्हीं गलत नीति के कारण क्या होता है, समाज में भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाती है।
ठीक है, समझ गए। यानी इस तरीके से जन्म पर आधारित होता है, लेकिन पूर्ण तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं, होता भी है नहीं भी होता है। अब एक बात और बताएं हम, अब होता कैसे नहीं है जन्म पर आधारित? जैसे कि हमने ऊपर कहानी पढ़ी थी, टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और थर्ड था नॉर्मन। इनका जन्म हुआ श्वेत लोगों में, ठीक है, अमेरिका के सदस्य थे, अमेरिका के नागरिक थे। जबकि ये ऑस्ट्रेलिया क्या है, गोरा है, ये ब्लैक हैं। और ऐसा होने के बावजूद भी इसने इसका समर्थन किया। यदि इस तरीके से प्रत्येक समुदाय एक दूसरे का समर्थन करता है, एक दूसरे के खिलाफ गलत होने से रोक लगाता है, तो क्या होता है, बजाय भेदभाव की उत्पत्ति के वहाँ पे वो एक पुल का काम करती है, पुल का कार्य करती है, एक दूसरे को बढ़िया काम करने के प्रति या विभाजन को रोकने में सहयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति में प्रत्येक फैक्ट पर पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, समझ गए। अब दूसरा हम क्या करते हैं, पसंद या चुनाव के आधार पर, पसंद या चुनाव के आधार पर भी सामाजिक भेदभाव पैदा होता है। वो कैसे होता है, देखिए, इसको मैं एक कॉलेज लेवल पे ही समझाने की कोशिश आपको करूँगा। क्या होता है, हम स्वयं अपनी पसंद और चुनाव, पसंद बोल लिए या चुनाव बोल लिया, हम स्वयं अपनी पसंद के अनुसार क्या करते हैं, कॉलेज चूज करते हैं, ठीक है। कॉलेज हमने चूज किया और उसी कॉलेज के पास में कोई अन्य कॉलेज है, उस दो में से हमने एक यूज कर लिया। अब लोग जिनको पसंद आया ये वो इसमें आ गए, जिनको ये पसंद आ गया वो इसमें आ गए। बहुत जगह क्या होता है, इन दोनों में समय बीत गया, समय बीत गया, इन दोनों के स्टूडेंटों में आपस में क्या हो जाता है, बिगाड़ हो जाता है। धीरे धीरे ये एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं, सामाजिक बंटवारा की स्थिति वहाँ पे पैदा हो सकती है। ये मैंने कॉलेज बेस पे बताया है, बहुत सारी मूवियों में इस तरह की कंडीशन दिखाई जाती है, जैसे कि भाई ये गवर्नमेंट कॉलेज का है, ये उस कॉलेज का है, तो इस दूसरे के प्रति गलत कार्य कराते हैं, ठीक है। और यदि हम देखें समाज में क्या होता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति इस तरह के कार्य करते हैं, ठीक है। मतलब हम स्वयं चुनते हैं उन चीज़ों को और फिर एक दूसरे में उनको बंटवारा सा हम कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम चुनाव या पसंद के आधार पर भी सामाजिक भेदभाव को बना लेते हैं। सामाजिक समूह बनते हैं। पहले सामाजिक समूह जब बनेंगे तो समाज में भिन्नताएं आएंगी, भिन्नताएं आएंगी तो विभाजन की ओर संकेत होगा। जब विभाजन की ओर संकेत होगा वो तभी होगा जब लोगों के अंतर्गत भेदभाव की भावना पैदा होगी, लेकिन हर कंडीशन में ये हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, कुछ सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मान लीजिए सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से जब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो उस स्थिति में भी सामाजिक भेदभाव की ओर संकेत क्या होता है। यहाँ पे अंतर का मतलब है समुदाय, यहाँ पे समुदाय से देखिए, जब कुछ सामाजिक समुदाय अन्य समुदायों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कि कंट्री में दो समुदाय हैं। अब इसको आप धार्मिक लेवल पे भी देख सकते हो, राजनीतिक लेवल पे भी देख सकते हो, रंग के आधार पर भी देख सकते हो। भेदभाव किसी पे भी आधार पर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो धर्म पर हो, रंग पे हो, किसी भी आधार पे हो सकता है। देखिए जाति का आधार पे देख लो, वो आपकी समझ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखिए भेदभाव किसी भी आधार पर हो सकता है। अब मैं जो यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा वो ये है कि कुछ सामाजिक समुदाय अन्य समुदायों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उसी के कारण वो क्या करते हैं, समाज में अपना दबदबा यानी वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं। वर्चस्व बनाने के लिए उनको अन्य समुदाय के खिलाफ जाना पड़ता है, अन्य समुदाय के हितों को नकारना पड़ता है, जिसकी वजह से वे ऊपर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, समाज में समूह तो बन ही गए पहले से ही, ठीक है। और जो वो बना वो उनके जो छोटा समुदाय है यानी कमज़ोर समुदाय है उसका जब वो शोषण करता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसके विपक्ष में जाते हैं। धीरे एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में जाते रहते हैं। विपक्ष में जब ये पूर्ण तरीके से चले जाते हैं तो सामाजिक समूह, यहाँ तक कि सामाजिक बंटवारे की भी स्थिति आ जाती है, सामाजिक विभाजन की भी स्थिति आ जाती है, ठीक है। भेदभाव तो पैदा हो ही जाता है, उसके बाद सामाजिक विभाजन की भी स्थिति आ जाती है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये सब मैं पढ़ाया हूँ, आपको पहले से ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं, ताकत के दम पर एकता बनाने की कोशिश यदि की जाती है तो विभाजन की ओर संकेत करती है। यदि किसी भी समाज में ताकत के दम पर, ठीक है, एकता बनाने की कोशिश की जाएगी तो वो विभाजन की ओर संकेत करेगी, विभाजन की ओर जाएगी। ताकत के माध्यम से एकता नहीं बनाई जा सकती। एकता बनाने के लिए सरकार को सभी को साथ लेकर चलना होगा, ठीक है। सभी के हितों को ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि ये छोटा समुदाय है, ये बड़ा समुदाय है, हम इसके माध्यम से वोट लेते रहेंगे, जीतते रहेंगे और इसको ताकत के दम बल पर
इसको हम इसके लिए इसके प्रति नियंत्रण बनाए रखेंगे, ठीक है, इसके हितों को अनदेखा करेंगे, तो भाई ताकत के दम पर, कहने का मतलब ये ताकत के दम पर एकता नहीं बनाई जा सकती और विभाजन की ओर संकेत होता है ताकत के दम पे यदि कोई इस तरह की कोशिश करता है तो कोई भी सरकार। अब देखिए पूर्वाग्रह के कारण, अब देखिए ये मेरा अपना पर्सनल व्यूज है, क्या है कि पूर्वाग्रह के कारण भी सामाजिक भेदभाव पैदा होता है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यूज है, आप इसको समझें। देखिए पूर्वाग्रह के आधार पर कैसा होता है। पूर्वाग्रह मतलब किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेना, किसी के बारे में पहले से ही अपने दिमाग में कोई राय बैठा लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। इसके कारण क्या होता है, अक्सर समाज में गुट होते हैं, मान लीजिए ये हिंदू मुस्लिम गुट मान लीजिए, ठीक है, समुदाय मान लीजिए, और कुछ भी मान सकते हो आप। देखिए धार्मिक मामले से देखना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए आप इसको मान लीजिए क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम, ठीक है, यहाँ पर आप स्पोर्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। इन गुटों में क्या हुआ, इन लोगों ने इनके प्रति धारणाएं बना ली, ये खराब है, गंदे हैं, ये इस तरीके से रहते हैं, जो भी कुछ भी उन्होंने बनाई, तो इन लोगों ने इनके बारे में धारणाएं बना ली, ठीक है। एक दूसरे के कारण धारणाएं बनाते गए, इन्होंने इनके बारे में, इन्होंने इनके बारे में धारणाएं बनाई, यानी पूर्वाग्रह को जन्म दे रहे हैं, पूर्वाग्रह को जन्म दे रहे हैं, जो कि ये धारणाएं क्या करती है, भेदभाव का काम कर रही है या नहीं कर रही है, समाज में करती है ना भेदभाव का, तो इससे भी सामाजिक भेदभाव पैदा होता है, समझ गए। अब हम बात करते हैं यदि विभिन्नताओं में टकराव आए या सामंजस्य आए, टकराव कैसा आता है और सामंजस्य कैसा आता है, ठीक है, यानी मेल मिलाप कैसा हो सकता है, टकराव की स्थिति कैसे आ सकती है विभिन्नताओं में, ये समझना चाहिए, ठीक है। थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं। देखिए विभिन्नताओं में टकराव और सामंजस्य की स्थिति, सबसे पहले हम समझेंगे टकराव, विभिन्नताओं में टकराव। देखिए कुछ सामाजिक समुदाय कुछ अन्य समुदाय के ऊपर या बड़े होने के कारण भी ये स्थिति आ जाती है, ये मैं ऊपर अभी बताया हूँ। कोई समुदाय जब खुद को बड़ा समझने लगता है और छोटों का शोषण करने लगता है, तो इससे क्या होता है, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है समाज में। तो और जो सामंजस्य यानी मेल मिलाप कैसे हो सकता है, यदि समाज की स्थिति समरूप समाज की स्थिति है, समरूप समाज की स्थिति है, यदि समाज की स्थिति समरूप समाज जैसी है, तो उस स्थिति में विभिन्नताओं में मेल मिलाप बिठाना बहुत बढ़िया आता है, आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जिसमें भिन्नताएं ज़्यादा गहरी ना हो, समरूप समाज के मतलब क्या है, जिसमें भिन्नताएं ज़्यादा गहरी ना हो, उस समाज में विभिन्नताओं में टकराव की स्थिति बहुत ही कम पैदा होगी, बहुत ही कम, क्योंकि भिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं है, समरूप समाज है, सभी की ताकत लगभग बराबर होगी और एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही कम जाएंगे, और उनमें बातचीत के माध्यम से भी एकता बनाई जा सकती है, यानी टकराव की स्थिति पर रोक लगाई जा सकती है समरूप समाज के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे टकराव कैसा हो सकता है ये आप सब जान चुके हो, समझ चुके हो। अब हम बात करते हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति। देखिए सामाजिक विभाजनों की राजनीति यानी सामाजिक विभाजन में राजनीति की क्या प्रतिक्रिया रहती है, राजनीति सामाजिक विभाजनों के लिए खतरनाक होती है या फिर सही होती है। देखिए इसके हम बिल्कुल एग्जैक्ट ये भी नहीं कह सकते हैं खतरनाक होती है, और बिल्कुल एग्जैक्ट ये भी नहीं कह सकते कि सही होती है। इसके पक्ष विपक्ष में हमको तर्क देना पड़ता है, समय की स्थिति को देखते हुए हमको इस पर बोलना पड़ता है। देखिए इसमें क्या है कि राजनीति सामाजिक विभाजनों के लिए बहुत खतरा भी बन जाती है और बहुत आसानी से उनको सुलझा भी लेती है। देखिए राजनीतिक पार्टियों के बीच क्या होता है, कंपटीशन होता है, प्रतिद्वंद्विता होती है। प्रतिद्वंद्विता होने के कारण वे खुद को स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए या स्वयं को विजेता बनाने के लिए वो क्या करती हैं, सामाजिक समुदायों का भी सहारा लेने लगती हैं। और वो ही जब वो सामाजिक समुदायों का सहारा धीरे धीरे लेती हैं तो वो उनको क्या कर देती है, गुटों में बांट देती है, एक दूसरे के खिलाफ विचार विमर्श करती रहती है, और जिससे लोगों के प्रति दूसरे समुदाय के प्रति गलत धारणा दिमाग में बैठ जाती है प्रतिद्वंद्विता के कारण। तो क्या होता है, वहाँ पे समाज गुटों में बढ़ जाता है, गुटों में बढ़ने के बाद वो विभाजन की ओर जाता ही जाता है, ठीक है, यहाँ तक हम कह सकते हैं। अब देखिए राजनीतिक पार्टियाँ यदि प्रतिद्वंद्विता के कारण स्वयं को आगे बढ़ाना चाहती है तो वो इस तरह के कदम उठा सकती है जो कि राजनीति विभाजन की ओर संकेत कर सकता है। अब देखिए ये सही कैसे है भाई, राजनीति क्या करती है, सभी समुदायों के लिए एक जैसी नीतियाँ बनाना ये हर हल्का काम नहीं है, बहुत टफ काम है। तो इस तरह के कार्यों से क्या होता है, ये समाज में विभाजन की स्थिति पर रोक भी लगाती है, ठीक है। इसको हमें क्या कहना है, समय और स्थिति को देखते हुए इसके पक्ष विपक्ष में तर्क हमें को देने पड़ेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट हम ये नहीं कह सकते हैं कि सामाजिक
विभाजनों में राजनीति खतरनाक होती है, विस्फोट होती है, ये हम नहीं कह सकते। क्योंकि भाई देखिए, सामाजिक विभाजनों में क्या होते हैं, सामाजिक विभाजन को नीतियों के कारण, कानूनों के कारण, बहुत सारी नियमों के कारण रोकती भी तो है। सामाजिक विभाजन को राजनीति रोकती है या नहीं रोकती है? जैसे कि हम बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम में क्या हुआ, वहाँ पे बंटने तक की स्थिति आ जाती यदि राजनीतिक वहाँ पे सही नियम कानून कंडीशन नहीं लगाती तो। जैसे कि श्रीलंका में क्या हुआ, वहाँ पे आप इसको बढ़िया तरीके से समझते। मैंने पहले चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल आपको दिया था। वहाँ पे क्या था, ये मान लीजिए ये बेल्जियम हो गया, ये श्रीलंका हो गया। इसने क्या किया, समाज की स्थिति को देखते हुए इस तरह के नियम कंडीशन अपनाई कि सभी को समान स्थिति में लेने की कोशिश इन्होंने की, और सामाजिक विभाजन को इस पर रोक लगा दी इन्होंने। भाई समाज यानी देश को बंटने से रोक इन्होंने दिया अपनी राजनीति के अनुसार। राजनीति इतनी बढ़िया तरीके से इन लोगों ने की बेल्जियम के, कि वहाँ की जो उन लोगों ने जो सफलता पाई वो आज तक विश्व में किसी ने भी नहीं पाई इस तरह की कंडीशन से। अब वहीं पे इसके विपक्ष में हम बात करें तो श्रीलंका है। श्रीलंका ने क्या क्या एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई, एक ही समुदाय का समर्थन किया, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। जीतने की उसने कोशिश की, पार्टियों में प्रतिद्वंद्विता का कारण था। तो उससे क्या हुआ, एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई, एक ही समुदाय का समर्थन किया, तो राजनीति वहाँ पे विस्फोटक हो गई। अभी भी वहाँ पे विस्फोट ही चल रही है, बहुत खतरनाक साबित हो गई थी वहाँ के लिए। ठीक है, समाज की स्थिति समुदायों में बटा हुआ है वहाँ पे समाज। तो इस तरीके से राजनीति सही भी है, गलत भी है। गलत कब होती है, ये राजनीति स्वयं गलत कदम उठाती है, स्वयं ही सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती है, स्वयं ही सामाजिक विभाजन पर रोक लगा देती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके पक्ष विपक्ष में तर्क दे सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट हम ये नहीं कह सकते हैं कि राजनीति ही सामाजिक विभाजनों के लिए खतरनाक होती है, नहीं। राजनीति सामाजिक विभाजनों पर रोक भी लगाती है, सामाजिक विभाजनों में वो भूमिका निभाती है जो भूमिका कोई और व्यक्ति नहीं निभा सकता, कोई और समुदाय नहीं निभा सकता, वो समुदाय निभाता है राजनीति। अब हम बात करते हैं इसके परिणाम क्या निकलते हैं। देखिए, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। परिणाम मतलब यानी इस तरह की राजनीति, अगर इस तरह की राजनीति आप कर रहे हो, इस तरह के समुदाय की कार्य रहेंगे तो उनके परिणाम क्या निकलेंगे, सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। देखिए, लोग यदि अपनी अलग अलग तरह की पहचान बना लेंगे तो बहुत खतरनाक होता है, समाज गुटों में बढ़ जाता है। लोग स्वयं को खुद को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मैं ये इतना वो, मैं इस समुदाय से हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं भाई हो गया महाराष्ट्र का हूँ, मैं उसका हूँ, मैं उसका। इस तरीके से एक दूसरे को समझेंगे तो वो सामाजिक गुटों में बंटने की ओर जाएगा। जबकि सबसे पहले क्या होता है, पहले भारतीय हैं हम सभी, उसके बाद क्या है, हम अपने राज्य के क्षेत्रीय आधार पर बांटते हैं। इस तरीके से हम बांटते जाते हैं। ठीक है, पहले हम सभी क्या हैं, भारतीय। तो इस तरीके से जब स्वयं भारतीय को समझते हैं तब कुछ एकता बनाने में सबको क्या मिलती है, आसानी मिलती है। ठीक है, तो इससे क्या है कि अपनी पहचान लोग यदि एक सही दिशा में रखते हैं तो उससे भी क्या है, बढ़िया सकारात्मक व्यूज हमको मिलते हैं सामाजिक विभाजन की ओर। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहा है, ये भी डिपेंड करता है सामाजिक विभाजन पर। ठीक है, सामाजिक विभाजन यदि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल गलत तरीके से उठा रहा है तो विभाजन की ओर भी जा सकता है, यही सही तरीके से उठा रहा है तो विभाजन को रोक भी सकता है। ठीक है, सरकार का रुख क्या है, सरकार का रुख क्या है, सरकार मतलब राजनीति। सरकार का रुख जो होता है समुदायों के प्रति, वो समुदाय पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है, राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक विभाजनों पर कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हम ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रत्येक फैक्ट को हमने खोलकर आपको बताया है। तो दोस्तों, आपसे हम एक ही उम्मीद करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करके आप हमको टॉपिक बताएं कि इस टॉपिक पे कोई वीडियो लाई जाए, और हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो आप कमेंट करके टॉपिक ज़रूर बताया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।